प्रिय विद्यार्थियों, आज हम द्वितीय प्रश्न पत्र आधुनिक विश्व का इतिहास के टॉपिक, जो कल हमने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारणों का अध्ययन किया था, आज हम अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के परिणामों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, क्रांति से तात्पर्य चली आ रही व्यवस्था में परिवर्तन होता है। क्रांति से तात्पर्य व्यवस्थाओं में परिवर्तन माना जाता है। यह हमने कल अध्ययन किया था कि क्रांति का अभिप्राय क्या है, क्रांति का फॉर्मेशन क्या है। तो जब कि कोई किसी प्रकार की क्रांति होती है तो उस क्रांति के पीछे मूल रूप से कहीं न कहीं एक शोषण की नीति होती है। शोषण की नीति के विरुद्ध में जो वहाँ की स्थानीय जनता के द्वारा जो आक्रोश होता है, उसे हम क्रांति का नाम दिया था। आज हम पढ़ते हैं कि क्रांति के कारण जो थे वो हमने पढ़ ली। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में क्रांति के क्या क्या कारण थे। अब हमें अध्ययन ये करना है कि क्रांति के परिणाम क्या निकले, क्योंकि कोई भी क्रांति होती है उसके कारण भी होते हैं। जब कारणों की बाद में अगला जो अध्ययन की दृष्टि से जो हम जानकारी प्राप्त करते हैं वह है परिणाम। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम हैं, वे विश्व पटल पर दूरगामी रहे। इतिहासकार ऐसा मानते हैं। इतिहासकार एच.कार ने भी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में लिखा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम विश्व की जो गुलाम राष्ट्र थे, जो ब्रिटिश उपनिवेश थे, उनके लिए एक नवीन अध्याय था, उनके लिए एक नवीन दिशा थी। शायद विश्व पटल पर अमेरिका की स्वतंत्रता ने, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने एक नवीन अध्याय को शुरू किया। ऐसा माना जाता है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दूरगामी परिणाम रहे, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण परिणामों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। पहला परिणाम, अमेरिका स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय। अमेरिका का एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय होना अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला तत्व माना गया है। स्वतंत्र राष्ट्र से अभिप्राय वह ऐसा देश जिसके स्वयं के कानून निर्माण की प्रक्रिया हो, जो संप्रभुता संपन्न हो, जो किसी भी तरह से किसी भी स्तर पर किसी भी दूसरे राष्ट्र के अधीन नहीं है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी दृष्टि से उसके स्वयं के नियम और स्वयं के संवैधानिक ढांचे के साथ वो कार्य करते हैं। तो इस प्रकार का अमेरिका में एक स्वतंत्र विश्व पटल पर अमेरिका एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय हुआ। जब अमेरिका का एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय हुआ तो निश्चित रूप से दूसरे देशों में भी स्वतंत्रता के भाव जागृत होने लगे। नंबर 1। दूसरा कारण है धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा के विकास। प्रिय विद्यार्थियों, हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि धर्मनिरपेक्षता क्या है, धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय क्या है। हमें जानना है कि धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय यह है कि किसी भी देश का कोई राज्य धर्म नहीं होता तो उसे हम धर्मनिरपेक्ष देश कहते हैं। जैसे कि भारत है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यानी कि भारत का नागरिकों को धर्म की पूर्ण रूपेण स्वतंत्रता है। वह जिस किसी भी धर्म को स्वीकार करे उसके लिए किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। वह किसी भी धर्म के आचरण को स्वीकार कर सकता है। अर्थात धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय होता है किसी भी धर्म विशेष को प्रश्रय नहीं देकर के सर्वधर्म को सद्भावपूर्ण, किसी भी राष्ट्र में सभी धर्मों का जब सम्मान रूप साधन किया जाता है तो वह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की अवधारणा आता है। अमेरिका में भी ऐसा ही हुआ। आपको जानकारी भी होगी कि विश्व में ईसाई समुदाय की जनसंख्या सबसे अधिक है धर्म के आधार पर, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका ने सभी धर्म, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे पारसी हो, सभी धर्मों को समान रूप से अपने यहाँ पर अवसर दिया। धर्म के नाम पर अमेरिका में किसी प्रकार का किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया, इसलिए उसे एक धर्मनिरपेक्ष अवधारणा के विकास के रूप में देखा जाता है।
अब वाणिज्यवाद का परित्याग, तीसरा पॉइंट आता है वाणिज्यवाद का परित्याग। ये वाणिज्यवाद क्या है, इसके बारे में जानकारी होनी जरूरी है। वाणिज्यवाद के बारे में सबसे पहले एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन एक पुस्तक में सर्वप्रथम वाणिज्यवाद शब्द का प्रयोग किया था। वाणिज्यवाद में 3G थ्योरी थी, 3G, गॉड, गोल्ड और ग्लोरी। तो वाणिज्यवाद का अर्थ है अधिक से अधिक सोना प्राप्त करना, अधिक से अधिक भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करना। लेकिन अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के द्वारा के परिणाम स्वरूप वाणिज्यवाद की समाप्ति हो गई, जो एक बहुत बड़ा एक आर्थिक युग की नवीन शुरुआत मानी जाती है। चौथा पॉइंट है उपनिवेशों के प्रति ब्रिटिश नीति में परिवर्तन। जो उपनिवेश थे, उपनिवेश ब्रिटिश सरकार के विश्व में सबसे अधिक उपनिवेश थे। उपनिवेश से तात्पर्य क्या है, इसकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए। अगर यदि कोई एक राष्ट्र अपने अधीन किसी भी देश को रखता है, उसकी संप्रभुता उस देश के अंदर होती, उस राष्ट्र के अंदर नहीं, उपनिवेश के अंदर नहीं होकर के राष्ट्र के अंदर सीमित होती हैं। उसके अध्यादेश, उसके कानून उस राष्ट्र पर लागू होते हैं और एक तरह से वो स्लेव या गुलाम की श्रेणी में आकर के जीवन व्यतीत करता है, जो गुलाम की श्रेणी में आकर के अपना कार्य करता है, तो उसे हम उपनिवेश कहते हैं। हम भी 1947 से पहले ब्रिटिश सरकार के उपनिवेश के रूप में कार्य कर रहे थे। तो जब अमेरिका में विद्रोह हुआ, स्वतंत्रता को प्राप्त हुई, तो ब्रिटेन का सबसे बड़ा उपनिवेश था वह वहाँ से छटक गया। ऐसी स्थिति में दूसरे विश्व में जहाँ पर भी ब्रिटिश उपनिवेश थे, उनमें भी ये भावना जागृत हुई कि जिस प्रकार अमेरिका ने स्वतंत्रता प्राप्त की है, उसी प्रकार हम भी संघर्ष करके हम भी स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं, हम भी स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्वाभिमान पूर्वक अपना जीवन विचरण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से विश्व के विभिन्न राष्ट्रों में स्वाभिमान और स्वतंत्रता की भावना विकसित हुई, जिसके फलस्वरूप ब्रिटेन को भी ब्रिटिश उपनिवेशों के प्रति जो कठोर नीतियाँ थी, जो उनको शोषण करने की नीति थी, उसमें परिवर्तन लाना पड़ा। उनकी सैनिक नीति में भी परिवर्तन हुआ, उनकी आर्थिक नीति में भी परिवर्तन हुआ। अगला पॉइंट है पांचवा, इंग्लैंड के समक्ष नवीन चुनौतियाँ। इंग्लैंड के सामने अब उपनिवेशों को संयोजित करके, समायोजित करके उन पर सीधा अधिकार क्षेत्र स्थापित करने की बड़ी चुनौती थी। विश्व में विभिन्न राष्ट्र स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हो रहे थे। अमेरिका स्वतंत्र हो चुका था, दूसरे उपनिवेशों में भी स्वतंत्रता की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी थी और ब्रिटेन की स्थिति भी अब कमज़ोर होने लग गई थी। सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था फ्रांस और ब्रिटेन के बाद में, उसके बाद में ब्रिटेन की स्थिति थोड़ी कमज़ोर होने लग गई थी। तब ब्रिटेन को उन पर नियंत्रण रखना बड़ा मुश्किल काम हो रहा था। ऐसा माना जाता है कि इंग्लैंड के समक्ष अब नवीन चुनौतियाँ उत्पन्न हो चुकी थी। चूँकि राष्ट्र स्वतंत्र हो रहे थे, इसलिए अब नवीन चुनौतियाँ भी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण परिणाम माना जाता है। छठा पॉइंट है जॉर्ज तृतीय के व्यक्तिगत शासन का अंत। जॉर्ज तृतीय महत्वपूर्ण शासक था और जब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई, उसके परिणामों में जॉर्ज तृतीय जो शासक था, उसकी व्यक्तिगत शासन का अंत हो गया। यानी कि अब स्वतंत्र रूप से शासकीय प्रणाली शुरू हो चुकी थी। जो एक जो राजशाही परंपरा थी, जो उस पे अंकुश लगा और एक तरह से व्यक्तिगत जो शासन था उसकी समाप्ति हुई। ये एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। अगला है सातवां पॉइंट, आयरलैंड पर प्रभाव। आयरलैंड चूँकि वर्तमान ब्रिटेन के पास में ही स्थित है, आयरलैंड और स्कॉटलैंड और ब्रिटेन, ये तीनों मिलकर के ब्रिटेन का निर्माण करता है। अमेरिका की क्रांति का आयरलैंड पर प्रभाव पड़ा। फिलाडेल्फिया कांग्रेस की नकल करते हुए आयरिश लोगों ने भी इंग्लैंड से मुक्त होने का उपाय खोजने के लिए डुनगैनन में एक कन्वेंशन बुलाई गई और ब्रिटिश सरकार के सामने अपनी मांग पत्र रखा। आयरिश लोग भी व्यापारिक प्रतिबंधों का अंत और स्वतंत्र आयरिश संसद की स्थापना करना चाहते थे। इंग्लैंड ने उनकी मांगों पर सहानुभूति के साथ विचार किया और 1780 ईस्वी में वहाँ के वाणिज्य कानून को समाप्त कर दिया गया और 1782 में पोइंग अधिनियम समाप्त कर दिया गया। इससे आयरिश लोगों को आर्थिक क्षेत्र में काफ़ी स्वतंत्रता मिल गई। बाद में व्यवस्थापिका को भी स्वतंत्रता मिल गई। इस प्रकार अमेरिका की क्रांति ने आयरिश जनतंत्र का मार्ग प्रशस्त कर दिया। अंतिम और लास्ट जो पॉइंट आता है वह आता है फ्रांस पर प्रभाव। प्रिय विद्यार्थियों, अमेरिका के स्वतंत्रता संघर्ष ने फ्रांस को अत्यधिक प्रभावित किया। सप्तवर्षीय युद्ध जो 1757 से 1763 तक फ्रांस
में लड़ा गया था उसमें फ्रांस की पराजय ने उसकी आर्थिक स्थिति को खराब कर दिया था। अमेरिका के स्वतंत्रता संघर्ष में भी उसे भारी खर्चा वहन करना पड़ा और बदले में कोई बड़ा उपनिवेश भी हाथ नहीं लगा। ये ठीक है कि अपने कट्टर शत्रु इंग्लैंड को हराने से उसके अहम को शांति मिल गई और उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ी, परंतु युद्ध के व्यय ने उसकी आर्थिक स्थिति को भी अधिक दयनीय बना दिया था। इसी स्थिति ने फ्रांस में क्रांति का श्रीगणेश कर दिया। फ्रांस के हजारों सैनिकों और स्वयंसेवकों ने उपनिवेशों के साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया। हमें जानकारी होनी चाहिए कि उपनिवेश अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए इंग्लैंड के निरंकुश शासन एवं शोषण के विरुद्ध किस प्रकार से संगठित होकर लड़ रहे थे। जब वे वापस स्वदेश लौटे तो उन्हें अनुभव हुआ यदि वे दूसरे लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त करवाने में सहायक हो सकते हैं तो वे स्वयं स्वतंत्र नहीं हो सकते। इस प्रकार स्वराष्ट्र की भावना, स्वतंत्रता की भावना उनके मन में हुई। इस प्रकार निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि विश्व इतिहास में अमेरिकी स्वतंत्रता स्थान है। लगभग 8 वर्षों तक लड़े गए इस संघर्ष का सामरिक दृष्टि से विशेष महत्व है। सामरिक दृष्टि से विशेष महत्व नहीं है क्योंकि दोनों ही पक्षों ने इस संघर्ष में अधिक स्फूर्त युद्ध कौशल का परिचय नहीं दिया, परंतु राजनीतिक दृष्टि से इस संघर्ष का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। इंग्लैंड के निरंकुश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अमेरिकी जनता की शानदार विजय थी, ये जनशक्ति की जीत थी। यदि इंग्लैंड ने प्रतिनिधि सत्तात्मक प्रथा को जन्म दिया था जो अमेरिका की क्रांति के परिणामस्वरूप जनतंत्रात्मक प्रथा का जन्म हुआ, जिसमें पहली बार सर्वसाधारण को मताधिकार प्राप्त हुआ। इस प्रकार अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारणों ने विश्व को बहुत अधिक प्रभावित किया। हम आज इसी के साथ ही अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम अध्ययन को समाप्त करते हैं। नमस्कार।